Good morning, dear students. The next topic from chapter 2 is scientific management developed by F.W. Taylor. इससे पहले हमने हेनरी फियोल के प्रिंसिपल्स पढ़े हैं. Now we will go through scientific management and it was given by F.W. Taylor. Now who was F.W. Taylor? He was born in 1856 in USA. In 1878 he joined Midwell Steel Company as a mechanical engineer. Using his engineering background, Taylor set out scientific studies and techniques. अब उनका background क्योंकि engineering background था, तो he set out some scientific studies and techniques. He was primarily concerned about the efficiency of workers. उसका main concern था worker की efficiency के बारे में और resources को optimum utilization हो, इस चीज़ पे उनका main concern था. Taylor's principles and techniques were based on the observations he conducted in factories. इन्होंने जो principles दिए, techniques दी, वो totally observations के base पे थी. जो इन्होंने factories में notice किया कि production में planning की कमी थी and working methods were haphazard. Working methods ऐसे थे, haphazard मतलब without any plan. बिना किसी प्लानिंग के कोई भी मेथड अप्लाई कर दिया, बिना किसी प्लानिंग के प्रोडक्शन का मेथड अप्लाई कर दिया. तो इन्होंने ये सब चीज़ें ऑब्जर्व की एंड उसके बेस पे कुछ प्रिंसिपल्स और कुछ टेक्निक्स प्रोवाइड की. ही देन बिकेम फेमस एज अ फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. जैसे हमने हेनरी फियोल के बारे में पढ़ा, ही वॉज द फादर ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड F.W. टेलर इज नॉन एज फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. His main contributions which made him so popular were Taylor published books and research papers explaining his scientific view on industrial organization and management. Taylor ने कुछ books publish की, कुछ रिसर्च पेपर्स दिए जिसमें ये एक्सप्लेन किया कि इंडस्ट्रीज़ को ऑर्गेनाइज करने के लिए या मैनेज करने के लिए जो व्यू है वो साइंटिफिक होना चाहिए, हर जगह साइंस यूज़ होनी चाहिए. इनका कहना ये था. His major contribution was publishing of shop management. ये कुछ बुक्स पब्लिश की थी इन्होंने, शॉप मैनेजमेंट, पीस रेट सिस्टम एंड प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. He emphasized on adoption of scientific methods to the problems of management. इन्होंने क्या एम्फेसाइज किया कि मैनेजमेंट की कोई भी प्रॉब्लम हो उसमें मेथड साइंटिफिक होने चाहिए. Now what is this scientific management? Scientific management can be defined as application of science फॉर ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ मैनेजमेंट. मैनेजमेंट के हर एलिमेंट में साइंस को अप्लाई करना इज़ कॉल्ड साइंटिफिक मैनेजमेंट. इन जनरल लैंग्वेज इट मीन्स अप्लाई साइंटिफिक टूल्स. सीधे शब्दों में हम कहें तो जो हमारे टूल्स हैं वो भी साइंटिफिक होने चाहिए, हमारे मेथड्स भी साइंटिफिक होने चाहिए, हमारे पास स्टाफ भी ट्रेंड होना चाहिए अगर हमें आउटपुट को इंक्रीज़ करना है. साइंटिफिक मैनेजमेंट इंसिस्ट ऑन रिप्लेसमेंट ऑफ रूल ऑफ थंब बाय साइंस. साइंटिफिक मैनेजमेंट में ये कहा गया जो रूल ऑफ थंब है उसको साइंस से रिप्लेस कर देना चाहिए. रूल ऑफ थंब क्या है कि जो भी डिसीज़न है वो मैनेजर की विल या विश के हिसाब से नहीं होना चाहिए. पुराने टाइम में क्या होता था, जो मैनेजर को ठीक लगता था वही डिसीज़न होता था. तो यहाँ साइंटिफिक मैनेजमेंट का मतलब क्या है, ये जो डिसीज़न विल और विश के बेसिस पे लिए जाते थे ये नहीं लिए जाने चाहिए, बट डिसीज़न मस्ट बी बेस्ड ऑन साइंटिफिक स्टडीज़ कंडक्टेड बाय यूजिंग साइंटिफिक टूल्स. बिल्कुल साइंटिफिक टूल्स यूज़ करते हुए, साइंटिफिक स्टडी करते हुए ही डिसीज़न लिए जाने चाहिए. See the definition of scientific management given by F.W. Taylor. Scientific management means knowing exactly what you want men to do. साइंस का मतलब क्या है, साइंटिफिक मैनेजमेंट का मतलब क्या है कि आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि आप वर्कर से क्या काम करवाना चाहते हैं एंड फिर आपको जाके चेक भी करना है क्या वो उस काम को बेस्ट और चीपेस्ट वे से कर रहा है या नहीं कर रहा है. यानी सब कुछ प्री प्लान होना चाहिए, व्हाट यू वांट देम टू डू एंड देन यू हैव टू चेक दैट दे आर डूइंग इन देयर बेस्ट वे. सो दीज आर द साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. टेलर ने 4 प्रिंसिपल्स दिए हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट के. द फर्स्ट इज science, not rule of thumb. According to this principle, Taylor insists that each job performed in the organization should be based on scientific inquiry. टेलर का कहना ये है कि ऑर्गेनाइजेशन में आप कोई भी काम करें वो साइंटिफिक इंक्वायरी के बेस पे होना चाहिए, ना किसी की इंट्यूशन, एक्सपीरियंस या हिट और मिस मेथड से.
यानी इंट्यूशन होता है जो हमारे मन की अपनी समझ होती है उसके हिसाब से, या हम कहें कि हम अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहे हैं, या हिट एंड मिस मेथड की ट्राई करो और मिस हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। एवरीथिंग शुड बी बेस्ड ऑन साइंटिफिक इंक्वायरी। ही सेज दैट देयर मस्ट बी थिंकिंग बिफोर डूइंग, काम को करने से पहले सोचना चाहिए, विच इज़ नॉट इन केस ऑफ रूल ऑफ थम। रूल ऑफ थम में क्या, बिना सोचे समझे हम कुछ भी करते हैं। रूल ऑफ थम मीन्स डिक्टेटरशिप ऑफ मैनेजर, मैनेजर को जो अच्छा लगा वो उसने बता दिया। बट साइंटिफिक डिसीजंस कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन पे बेस्ड होते हैं, साइंटिफिक मेजरमेंट होता है मेथड्स का और वे ऑफ प्रोडक्शंस का। सो टेलर ने क्या इंसिस्ट किया कि हर चीज़ में साइंटिफिक इंक्वायरी होनी चाहिए, मैनेजमेंट के हर सिस्टम में साइंटिफिक इंक्वायरी होनी चाहिए। टेलर बिलीव्ड दैट देयर इज़ ओनली वन बेस्ट मेथड टू मैक्सिमाइज एफिशिएंसी। टेलर का क्या मानना है कि एफिशिएंसी अगर इंक्रीज़ करनी है तो उसका एक ही मेथड होता है और वही मेथड आपको सब पे अप्लाई कर देना चाहिए। द मेथड सो डेवलप्ड शुड बी द सब्सटीट्यूट ऑफ रूल ऑफ थम। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से किसी भी मेथड से काम करे। एक मेथड जो सबसे बेस्ट होता है वो एक ही होता है, उसको फाइंड आउट करो और उसी के थ्रू हम अपना काम करें। फॉर एग्जाम्पल, इन रूल ऑफ थम अगर डिक्टेटरशिप की बात करें तो स्टैंडर्ड टाइम रिक्वायर्ड टू डू अ पर्टिकुलर जॉब इज़ डिसाइडेड बाय मैनेजर्स। रूल ऑफ थंब अगर चलता है और हम ये देखें कि एक जॉब को करने का कितना टाइम होना चाहिए तो वो तो मैनेजर अपने पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पे बता देगा। बट टेलर का कहना ये है कि स्टैंडर्ड टाइम भी साइंटिफिकली सेट होना चाहिए, उसके लिए हमें एक टाइम स्टडी करनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में, तब जाके एक दिन का टारगेट फिक्स हो पाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैनेजर को लग रहा है कि दिन में 20 यूनिट्स बनने चाहिए तो बस 20 बनने चाहिए। आप इस चीज़ को इंक्वायर करें, आप इस चीज़ को चेक करें, आप इसके लिए कोई स्टडी करें, तब जाके आप एक डिसीज़न लें। टेलर का इस प्रिंसिपल में ये कहना है कि रूल ऑफ थम्स नहीं चलने चाहिए, मैनेजर का एक्सपीरियंस, विश या इंट्यूशन कुछ नहीं होता। यू शुड बी साइंटिफिक इन ऑल डिसीजंस। Second principle given by Taylor is harmony, not discord. According to this principle, those who work together in an organization must work in harmony. इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो लोग इकट्ठा होकर काम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में उन्हें हार्मनी में रहना चाहिए, दैट इज़ विद म्यूचुअल गिव एंड टेक एंड प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग। एक दूसरे को समझते हुए प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ उन्हें काम करना चाहिए। नॉट डिस्कॉर्ड, हार्मनी का मतलब मिलजुल कर रहना चाहिए एंड नॉट डिस्कॉर्ड मतलब एक दूसरे के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। जनरली इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन देर आर 2 ग्रुप्स ऑफ पीपल। हर ऑर्गेनाइजेशन में 2 ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, एक तो वर्कर्स का ग्रुप होता है और एक मैनेजमेंट का ग्रुप होता है, एंड बोथ द ग्रुप्स वर्क एज राइवल्स ऑफ ईच अदर। हमेशा एक दूसरे के अगेंस्ट ही रहते हैं ये लोग, क्योंकि वर्कर्स को हमेशा ये लगता है दैट दे आर अंडर पेड एंड ओवर बर्डन, और मैनेजमेंट को हमेशा ये लगता है कि वर्कर्स आर गुड फॉर नथिंग, किसी काम के नहीं हैं। तो इस प्रिंसिपल में टेलर ने ये कहा है कि एक ज़रूरत है दोनों को अपना मेंटल एटीट्यूड चेंज कर लेना चाहिए एक दूसरे के लिए। ही इंसिस्ट ऑन मेंटल रिवोल्यूशन, ये दिमाग में एक दूसरे के प्रति पॉजिटिव आउटलुक लेके आना चाहिए, कंप्लीट चेंज होना चाहिए। ये जो एटीट्यूड है एक दूसरे के राइवल होने का, ये गलत है। देयर मस्ट बी अ कंप्लीट चेंज ऑफ एटीट्यूड एंड आउटलुक फॉर ईच अदर। दे मस्ट डेवलप पॉजिटिव थिंकिंग फॉर ईच अदर। इनको एक दूसरे के लिए पॉजिटिव थिंकिंग रखनी चाहिए, मिलजुल कर काम करना चाहिए, डिस्कॉर्ड को अवॉइड करना चाहिए, एज देयर ऑब्जेक्टिव्स आर इन वन डायरेक्शन ओनली, क्योंकि डायरेक्शन तो एक ही है काम करने की। मैनेजमेंट शुड शेयर द गेन्स ऑफ द कंपनी विद वर्कर्स, मैनेजर को फ़ायदा वर्कर्स के साथ शेयर करना चाहिए, एंड एट द सेम टाइम वर्कर्स को भी अपने बेस्ट लेवल से काम करना चाहिए। सो टेलर ने फील किया कि ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रोस्पैरिटी है, खुशहाली है, वो डिपेंड करती है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज़ दोनों की प्रोस्पैरिटी पर। फॉर एग्जाम्पल, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ वर्कर्स इज़ टू अर्न मोर। वर्कर क्या चाहता है कि उसकी अर्निंग ज़्यादा हो, और मैनेजमेंट क्या चाहती है कि प्रोडक्शन ज़्यादा हो। सो इंस्टेड ऑफ डिस्कॉर्ड, बजाय एक दूसरे के अगेंस्ट जाने के, वर्कर्स कैन अर्न बाय प्रोड्यूसिंग मोर। एक दूसरे के ऑब्जेक्टिव का ध्यान रखना चाहिए। वर्कर क्या कर सकता है, ज़्यादा प्रोडक्शन करके ज़्यादा अर्निंग कर सकता है, तो उससे प्रोडक्शन भी मैक्सिमम हो गया और अर्निंग भी ज़्यादा हो गई। देयर मस्ट बी पैटर्नलिस्टिक स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट। जापानीज़ कंपनी में एक मैनेजमेंट का स्टाइल यूज़ होता है, पैटर्निस्टिक स्टाइल। ये क्या है कि जापानीज़ कंपनी में दिस प्रिंसिपल इज़ प्रैक्टिस्ड
एज हेयर मैनेजर्स ट्रीट वर्कर्स एज द पार्ट ऑफ देयर फैमिली, कि मैनेजर क्या करते हैं, वर्कर को फैमिली का एक पार्ट समझते हैं। एंड वर्कर्स डू नॉट शो देयर एजिटेशन बाय गोइंग ऑन स्ट्राइक, और वर्कर कभी भी अपनी नाराज़गी स्ट्राइक पे जाके शो नहीं करता। अगर उसको कोई नाराज़गी है, दे टाई अ ब्लैक रिबन, वो एक ब्लैक रिबन टाई कर लेते हैं अपना डिससेटिस्फेक्शन शो करने के लिए और मैनेजर की सिंपथी को लेने के लिए। एंड मैनेजर मस्ट वर्क ऑलमोस्ट साइड बाय साइड विद द वर्कर्स, तो मैनेजर को पता लग जाता है, वो साथ साथ उनके हेल्प करते हैं, एंकरेज भी करते हैं उनको। तो दिस इज़ कॉल्ड पैटर्नलिस्टिक स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट। थर्ड प्रिंसिपल गिवन बाय टेलर इज कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। ये इससे भी एक स्टेप आगे है। जो प्रीवियस प्रिंसिपल हमने पढ़ा, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, दिस प्रिंसिपल इज द एक्सटेंशन ऑफ दैट प्रिंसिपल। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, वर्क मस्ट बी कैरिड ऑन इन कॉपरेशन विद ईच अदर, काम सबसे मिलजुल कर करना चाहिए। म्यूचुअल कॉन्फिडेंस, एक दूसरे पर विश्वास रखना चाहिए, एक दूसरे को समझना चाहिए। वर्कर्स और मैनेजर्स को कॉपरेशन में काम करना है। The management must take workers in confidence before setting up the standard task for them. वर्कर के लिए कोई भी काम डिसाइड करने से पहले वर्कर को कॉन्फिडेंस में ले लेना चाहिए, क्योंकि जब भी स्टैंडर्ड्स फिक्स होते हैं या टारगेट्स फिक्स होते हैं और वर्कर से अगर हम कंसल्ट कर लें, देन दे विल ट्राई देयर बेस्ट टू अचीव इट। ये हमने फ्योल के प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव में भी पढ़ा है कि अगर हम वर्कर से कंसल्ट करके काम करते हैं तो वो बेस्ट अचीवमेंट होता है। सो टू हैव कॉपरेशन, इस कॉपरेशन के लिए मैनेजमेंट शुड वेलकम गुड सजेशंस ऑफ एम्प्लॉयज़ एंड दे शुड बी रिवार्डेड फॉर देयर सजेशन। अगर किसी का सजेशन अच्छा है तो उसे रिवार्ड भी करना चाहिए। एट द सेम टाइम वर्कर्स को भी स्ट्राइक पे नहीं चले जाना चाहिए या अनरीजनेबल डिमांड्स नहीं करनी चाहिए। ओपन कम्युनिकेशन सिस्टम होना चाहिए, जिसकी जो प्रॉब्लम है वो एक दूसरे से शेयर कर ले। सो टेलर का कहना ये है कि देयर शुड बी ऑलमोस्ट इक्वल डिवीज़न ऑफ वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट, मतलब वर्कर और मैनेजमेंट दोनों ही जिम्मेदार हैं किसी भी काम के लिए। ऑल द डे लॉन्ग द मैनेजमेंट शुड वर्क ऑलमोस्ट साइड बाय साइड विद वर्कर्स। मैनेजमेंट को भी पूरा दिन वर्कर्स का ख्याल रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए, उनको हेल्प करना चाहिए, एंकरेज करना चाहिए और उनके काम करने के तरीक़ों को स्मूथ कर देना चाहिए। For example, while assigning job to workers, if management asks them about their interest and worker is assigned according to their interest, definitely the workers will perform it more efficiently. जब हम किसी को जॉब दे रहे होते हैं, अगर उससे उसका इंटरेस्ट पूछ लें और उसको उसके इंटरेस्ट के हिसाब से ही काम दे दें तो वो और ज़्यादा एफिशिएंटली काम करेगा। And the fourth principle is development of workers to their greatest efficiency and prosperity. इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी वर्कर्स की एफिशिएंसी पे डिपेंड करती है। आप अगर देखें कोई ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंट क्यों होता है, क्योंकि उसके वर्कर्स एफिशिएंट होते हैं। और वर्कर की एफिशिएंसी किस चीज़ पे डिपेंड करती है, उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग पे और उसकी सिलेक्शन पे। तो टेलर ने इंसिस्ट किया इस प्रिंसिपल में कि जब हम किसी को सिलेक्ट करते हैं उसी समय ध्यान दे देना चाहिए। एंड आफ्टर सेलेक्टिंग, अब आपको उसे सेलेक्ट कर लिया तो उसको प्रॉपर उसकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से उसे जॉब देना है, फिर उसको ट्रेनिंग पे भी भेजना है टाइम टू टाइम, ताकि उसकी नॉलेज अपडेट होती रहे। दिस विल इंश्योर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी फॉर बोथ कंपनी एंड वर्कर्स। इससे एफिशिएंसी भी आएगी, प्रोस्पेरिटी भी आएगी, कंपनी के लिए भी और वर्कर्स के लिए भी। So these are the 4 principles given by F.W. Taylor under scientific management. Thank you. Have a nice day.